साल 2025 में एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन हुआ जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया। राफेल, जिसे गेम चेंजर कहा जाता था, और And when it comes into the subcontinent, it will be a game changer. S-400 दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों एक ही मिशन में फेल होकर रह गए। और इस सब का जिम्मेदार था चाइनीज टेक्नोलॉजी, जिसका पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बहुत हैरानकुन तरीके से इस्तेमाल किया था। लेकिन सवाल ये है, क्या चाइनीज टेक्नोलॉजी वाकई में यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन टेक्नोलॉजी से बेहतर हो चुकी है? और पाकिस्तान ने कैसे कम रिसोर्सेज बजट के बावजूद भी इंडिया को इतना खतरनाक जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May। दोस्तों, ये सब शुरू होता है कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले एक टेररिस्ट अटैक के बाद, जिसका इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम देता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया है। तो इस ब्लेम के चलते इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। देन पाकिस्तान भी अपना ऑपरेशन बुनियान वर्सूस लॉन्च करता है, और इस सब लड़ाई के चलते दोनों कंट्रीज का काफी नुकसान होता है। लेकिन इंडिया का कुछ ज्यादा है, जिसमें इंडिया का एक रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम और 3 से 5 राफेल जेट्स, और इस सब नुकसान की कंबाइंड कॉस्ट बनती है 2 से 2.5 बिलियन डॉलर के लगभग। दोस्तों, ये सब सुनने में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया से कई गुना कम रिसोर्सेज, बजट और क्वांटिटी के भी उनका इतना ज्यादा नुकसान किया। थैंक्स टू चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तान एक्सपर्ट्स, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, क्योंकि इस पूरे वॉर के दौरान पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी का यूज किया था, और इसी का यूज करते हुए रशियन S-400 और फ्रांस के शान राफेल को भी गिराया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया यूरोपियन टेक्नोलॉजी को डाउट करने लगी। और इसी डाउट के चलते दसॉ एविएशन, जो कि राफेल को बनाने वाली कंपनी है, उसके शेयर्स की प्राइस 8% से गिर गई। और उसी की दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले G-10C जेट्स बनाने वाली चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के शेयर की प्राइस 36% से बढ़ गई। तो दोस्तों, अब पूरी दुनिया यूरोपियन टेक्नोलॉजी की ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठाने लगी है, और ये सवाल क्यों उठा रही है, आओ इसका खुलासा करते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री का फोकस अब इनोवेशन से ज्यादा एक्सपोर्ट्स और ब्रांडिंग पर है। बड़ी मार्केटिंग, हाई एंड डिजाइन्स, लेकिन रियल वर्ल्ड कॉम्बैट के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं। राफेल जेट्स की मिसाइल्स भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिमिटेड रेंज में ऑपरेट करते हैं, और S-400 का रडार सिस्टम अगर एक बार जैम कर दिया जाए तो दोबारा रिबूट होने में काफी लंबा अरसा लेता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब आप सिर्फ एक जेट के लिए $200 मिलियन पे करते हो, तो क्या सिर्फ एक ब्रांड खरीदते हो? फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि एक तरफ दुनिया का सबसे महंगा यूरोपियन फाइटर जेट राफेल है, और उसकी दूसरी तरफ चाइना का वो फाइटर जेट J-10C जो राफेल की 1/3 प्राइस पर आता है। तो क्या इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस पर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो वहां पर कोई 1/3 वाला डिफरेंस तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। तो दोस्तों, जब इंडिया को अपना राफेल और पाकिस्तान को अपना J-10C एक्चुअली काम में आए, तो ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि कैसे J-10C ने राफेल को लिटरली अंदाज कर दिया। और पाकिस्तान ने सिर्फ एक राफेल को नहीं, बल्कि और भी कई फाइटर जेट्स शूट किए, जो सब के सब यूरोपियन थे और काफी महंगे थे, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाए। दोस्तों, इस चीज में काफी बड़ा रोल मैन बिहाइंड द मशीन का भी था, और इससे रिलेटेड एक काफी फेमस कोटेशन भी है कि फाइनली इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन हु मेक्स यू विन द वॉर। मतलब वॉर का रिजल्ट सिर्फ मशीन पर नहीं, बल्कि मैन बिहाइंड द मशीन पर भी काफी मैटर करता है। तो क्या ये राफेल और S-400 का फेल होना एक कॉन्सिडेंस था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच में चाइनीज टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो अब यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के आगे टिक पाए, और कुछ केसेस में तो उनको बिल्कुल नकारा ही कर दे। दोस्तों, चाइना को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की जरूरत गल्फ वॉर और ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के बाद बहुत ज्यादा महसूस हुई, जिसके चलते चाइना ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया, न्यू वेपन्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की, और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। देन उसके बाद साल 2012 में जब शी जिनपिंग पावर में आए, तो चाइनीज आर्मी की तरक्की में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA मतलब चाइनीज आर्मी इस कदर तरक्की करने लगी कि जो गोल्स उन्होंने अपनी आर्मी के एडवांसमेंट्स के लिए ईयर 2049 के लिए सोचे थे, वो अब उनको साल 2035 तक पूरे होते नजर आ रहे थे। मतलब शी जिनपिंग जैसा प्रेसिडेंट चाइना के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी को IT मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द से जल्द मॉडर्न व्हीकल्स, मशीन्स और वेपन सप्लाई की, अपनी आर्मी की तालीम और तरबियत और जंगी सलाहियतों को और भी बेहतर बनाया, और अपने कमांड सिस्टम्स को रिफाइन किया।
आज के टाइम पर हाइपरसोनिक वेपन्स हर कंट्री के लिए बहुत जरूरी बन चुकी हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स बोले तो ऐसे हथियार जो लिटरली आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में आज के टाइम पर हाइपरसोनिक वेपन्स की डिप्लॉयमेंट में चाइना पूरी दुनिया को लीड करता है, जिसमें इनका DF-ZF एक ऐसा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो लिटरली मैक 10 मतलब आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है, जो 12,360 किलोमीटर की टॉप स्पीड बनती है। और इस अनबिलीवेबल स्पीड के बावजूद भी DF-ZF एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल है और कई से शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स लाइक DF-15 और DF-21 के साथ कैपेबल है और उनको शूट भी कर सकता है, जिसकी वजह से चाइना को अपने डिफेंस में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। लेकिन DF-ZF में एक डिसएडवांटेज जरूर है, ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए हवा में नहीं रह सकता और ना ही ये रीयूज हो सकता है, क्योंकि अपने मिशन को पूरा करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिकॉज ये मिसाइल की एक टाइप है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मल मिसाइल के मुकाबले में इसको इंटरसेप्ट करना यानी इसके मिशन को नाकाम बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, चाइना ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आज के टाइम पर इतना कैपेबल बना दिया है कि वो बगैर किसी और कंट्री या कंपनी के अपनी आर्मी की ग्रोथ को कंटिन्यूअसली और इंडिपेंडेंटली बढ़ा सकते हैं। बिकॉज चाइना उस पॉइंट पर आ चुका है कि अगर अब उस पर सैंक्शंस भी लग जाए तो उसको कोई मसला नहीं, बिकॉज वो अपनी हर नीड को खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और पूरी दुनिया में होने वाली 31.6% मैन्युफैक्चरिंग को भी चाइना ही हैंडल करता है। चाइना इस पॉइंट ऑफ सक्सेस पर आज इसलिए खड़ा है क्योंकि चाइना ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए खुद नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, गैर मुल्की टेक्नोलॉजी का महदूद इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल वेपन्स की मार्केट में एंट्री की और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से बनाए जाने वाले सिविलियन गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया। ये सब करने के बाद साल 2015 तक चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री दूसरों के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर और कॉम्पिटिटिव बन चुकी है। आज के टाइम पर चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री वॉरशिप्स, सबमरीन्स, लैंड सिस्टम्स और ऐसी एयरक्राफ्ट बनाती है जो उसको एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे पावरफुल आर्मी की पोजीशन पर खड़ा करते हैं। साथ ही अगर एविएशन टेक्नोलॉजी पर नजर डालें तो चाइना की तरफ से आता है J-20 और अमेरिका की तरफ से F-35, दोनों ही 5th जन फाइटर जेट्स हैं जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। J-20 की स्पीड ज्यादा है तो F-35 की मैन्यूवरेबिलिटी, J-20 की मिसाइल्स की रेंज ज्यादा है तो F-35 के सेंसर्स की क्वालिटी बेहतर है। J-20 ज्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है तो F-35 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये दोनों फाइटर जेट्स एक दूसरे को नेक टू नेक कम्पीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी J-20 की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है। J-20 को मैंने किसी यूरोपियन फाइटर जेट के साथ इसीलिए नहीं कंपेयर किया क्योंकि पूरे यूरोप में सिवाय रशिया के इस लेवल का किसी के पास फाइटर जेट मौजूद नहीं है, और रशिया तो वैसे ही चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है। यही सब वजूहात है कि चाइना क्यों आज के टाइम पर इतना पॉपुलर हो रहा है और इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। नो डाउट कि अभी भी कई सेक्टर्स में चाइना वेस्टर्न पावर से पीछे है, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं कि जब चाइना सबसे आगे होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सामने जो वीडियो आए उसको जरूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूंगा।